नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है कहानी संचय। और इस पुस्तक का 12वां पाठ है जिसका शीर्षक है मंत्र तंत्र। आज हम इसी पाठ का भावार्थ देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या बता रहे हैं। आइए सबसे पहले हम पाठ से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। बच्चों, यह कहानी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि संगति का प्रभाव हम पर अवश्य पड़ता है। अच्छे गुण, सच्चाई और सरल स्वभाव हमेशा हमें मुसीबतों से बचाए रखता है। इस कहानी में भी कुमार के शांत और सरल स्वभाव का प्रभाव सभी गांव वालों पर भी पड़ता है। मुसीबत के वक्त भी अपनी भल मनसाहत के कारण वे सुरक्षित बच जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, इस कहानी से हमें एक ही संदेश मिल रहा है कि हमेशा हमें अपना जो स्वभाव है वो सरल रखना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। हमारे इस स्वभाव का जो प्रभाव है वो हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा और ऐसा स्वभाव हमें जीवन में आने वाली मुसीबतों से भी बचाए रखेगा। तो आइए देखते हैं इस कहानी में आखिर क्या बताया गया है। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। बहुत दिनों की बात है, एक राजा के राज्य में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम कुमार रखा। शिक्षा पूरी होने के बाद एक अच्छे परिवार में उसका विवाह हो गया। कुमार स्वभाव से बहुत शांत और सरल प्रकृति का था। किसी जीव की हत्या नहीं करता, दूसरों की चीज नहीं लेता था, झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी प्रकार का नशा करता था। वहीं दूसरी तरफ उसके गांव के लोग बेईमान, शराबी और निकम्मे थे। सुबह देर तक सोते रहते और कोई काम नहीं करते थे। तो बच्चों, इस कहानी में एक ऐसे राज्य के बारे में बताया गया है जहां पर कि एक छोटा सा परिवार रहता था और उस परिवार में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम जो माता पिता हैं वो कुमार रखते हैं। कुमार की शिक्षा खत्म होने के बाद उसका विवाह भी कर दिया जाता है और कुमार का जो स्वभाव है वो बहुत ही सरल है, शांत है। उसने कभी जीवन में छोटे से छोटे जीव की भी हत्या नहीं की है। दूसरों की चीज पर कभी उसकी नजर नहीं रहती है। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता है और ना ही किसी तरह की बुरी आदत उसमें है। लेकिन यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनका स्वभाव कुमार के स्वभाव से बिल्कुल अलग है। गांव के ज्यादातर लोग बेईमान हैं, दूसरों से धोखाधड़ी करते हैं, शराब या जुए जैसी बुरी आदत उनमें है, कोई भी काम वो नहीं करना चाहते और इसके साथ ही साथ वो आलसी भी हैं। सुबह देर तक वो सोते रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इस गांव के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। कुमार का गांव बहुत ही छोटा सा था और वहाँ केवल 30 परिवार रहते थे। एक दिन किसी काम के सिलसिले में सभी गांव वालों ने एक जगह मिलने का फैसला किया, लेकिन परेशानी यह थी कि गांव में ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहां सभी एक साथ इकट्ठे हो सके। कुमार ने इस समस्या का एक उपाय सोचा। सभी गांव वालों को साथ लेकर कुमार एक ऐसी जगह में गया जो धूल मिट्टी से भरी थी। उसने मेहनत के साथ उस स्थान को साफ सुथरा कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पर कुमार का जो गांव था वो बहुत ही छोटा सा था। केवल 30 परिवार वहां पर एक साथ रहा करते थे। एक दिन गांव में किसी समस्या को लेकर के गांव वाले आपस में बात करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर कि सभी इकट्ठा हो सके। लेकिन गांव में कोई भी ऐसी साफ सुथरी जगह नहीं थी जहां पर कि सभी लोग इकट्ठा होकर के बैठकर आराम से बातें कर सके। कुमार जो था उसने इस समस्या का एक उपाय निकाला। वो सभी लोगों को लेकर के गांव के ही एक ऐसे स्थान में गया जो कि खुली थी लेकिन वो धूल मिट्टी से भरी हुई थी। कुमार ने किसी से मदद नहीं मांगी बल्कि स्वयं ही उस जगह को साफ सुथरा उसने कर दिया। तो आइए देखते हैं आगे। किसी गांव वाले ने इस काम में कुमार का हाथ नहीं बटाया क्योंकि वह सभी पूरी तरह निकम्मे थे। कुमार ने जैसे ही थोड़ी सी जगह साफ की, एक आदमी तुरंत ही उस साफ जगह में खड़ा हो गया। कुमार ने उससे कुछ नहीं कहा और वह दूसरी जगह साफ करने में लग गया। दूसरी जगह साफ होते ही एक और आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। इस तरह कुमार ने धीरे धीरे सारी जमीन की धूल मिट्टी साफ कर दी। तो बच्चों, यहाँ पर सभी गांव वाले यह देख रहे थे कि कुमार अकेले ही उस जगह को साफ कर रहा है, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही कुमार ने थोड़ी सी जगह साफ की, गांव वालों में से एक आदमी आगे आया और उस साफ सुथरे जगह में खड़ा हो गया। कुमार ने कुछ भी नहीं कहा और वो दूसरी जगह साफ करने में लग गया। इस तरह से जैसे जैसे जगह साफ होती जाती, कोई ना कोई आकर के उस जगह में खड़ा हो जाता। कुमार ने
इस चीज को लेकर किसी से कुछ नहीं कहा, बल्कि धीरे धीरे उसने उस जमीन की सारी धूल मिट्टी को साफ कर दिया। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लोगों ने जब यह देखा कि बिना किसी शिकायत के कुमार अकेले ही काम कर रहा है, तो गांव वालों का मन भी कुछ बदल गया। सभी गांव वाले कुमार की मदद करने के लिए आ गए और सबने उस जगह को साफ करके बैठने लायक बना दिया। अब अक्सर गांव के लोग समय समय पर उस जगह पर इकट्ठा होते और बातचीत करते। गांव में यदि कोई नया व्यक्ति आता तो वह भी वहां आकर लोगों से मिलता। इस तरह दिन बीतने लगे। तो यहाँ पर कुमार को शांति के साथ काम करते देख करके लोगों का मन भी बदलने लगा। उनके मन में यह विचार आया कि कुमार अकेले ही ये सारा काम बिल्कुल शांत भाव से कर रहा है, और इस तरह से सभी लोग कुमार की मदद करने के लिए आगे आ गए। जो भी थोड़ा बहुत काम बचा था, सब ने मिलकर उसे पूरा किया और उस पूरी जगह को साफ करके बैठने लायक बना दिया। अब यहाँ पर उस साफ सुथरे जगह में गांव के लोग अक्सर इकट्ठा होने लगे, और जब भी किसी समस्या पे या आपस में बातचीत करना होता तो वे सभी उसी जगह पर बैठकर बातचीत करते। कभी कभी गांव में कोई नया व्यक्ति भी आता, उसे भी वो लोग उस जगह पर लाते और साथ में बैठकर आपस में बातें करते। इस तरह हंसी खुशी के साथ दिन बीतने लगे। तो आइए आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। कुछ दिनों के बाद उस साफ सुथरे स्थान पर एक छोटा सा घर भी बना लिया गया, और उसमें बैठने के लिए चटाई के साथ साथ दूसरी जरूरी चीजें भी वहां रख दी गई। अब वह जगह गांव वालों के लिए बैठने, बातचीत करने और हंसी मजाक करने का स्थान बन गया। देखते ही देखते गांव वालों की दिनचर्या और आदतें भी बदलने लगी। तो बच्चों, यहाँ पर वो जो साफ सुथरी जमीन थी जिसे कुमार और गांव वालों ने मिल करके बैठने लायक बना दिया था, अब उसी जमीन पर उन्होंने एक छोटा सा घर भी बना दिया, और उस घर में थोड़ा बहुत जरूरत का सामान भी उन्होंने रख दिया। अब वह जो स्थान था वो गांव वालों का प्रिय स्थान बन गया। जब भी उन्हें आपस में बातचीत करना होता, हंसी मजाक करना होता, वो सब आपस में वहां मिलते, बैठते और इस तरह से हंसी खुशी वहां पर समय बिताते। कुमार के अच्छे स्वभाव के कारण गांव वालों की जो दिनचर्या थी, जो उनका डेली रूटीन था, वो भी धीरे धीरे बदलने लगा, और उनकी जो बुरी आदतें थी उसे भी उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। अब उस गांव के लोग पांव फटते ही अपने अपने घर का कामकाज कर लेते और अपना खुरपा, हसुआ, कुदाल लेकर घर से निकल जाते। बीच रास्ते में जहां कहीं भी उन्हें लकड़ी या पत्थर दिखता, उसे वो रास्ते से हटा देते। ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल कर देते। जरूरत पड़ने पर छोटे मोटे पुल भी बांध देते या तालाब खोद देते। हर व्यक्ति जितना हो सकता उतना दान भी देता। इस प्रकार कुमार के अच्छे स्वभाव के कारण गांव के लोगों का स्वभाव भी धीरे धीरे बदल गया। तो बच्चों, यहाँ पर इस गांव में लोगों का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। गांव के लोग जो पहले देर तक सोते रहते थे, अब पाँव फटते ही, मतलब कि सुबह सवेरे वो उठ जाते, घर का कामकाज पूरा निपटा लेते, और उसके बाद खुरपा, हसुआ, कुदाल, ये जो चीजें हैं ये खेती में काम आने वाले औजार हैं। यहाँ पर आप इनके चित्र भी देख सकते हैं। ऊपर जो है वो खुरपा है जिससे कि मिट्टी खोदी जाती है, बीच में हसुआ है जिससे कि फसल काटी जाती है या घास वगैरह काटा जाता है, और लास्ट में जो बना है वो है कुदाल, इससे भी मिट्टी खुदाई का काम किया जाता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के वो अपने खेतों की तरफ निकल जाते। लेकिन यहाँ पर रास्ते में जाते हुए अगर उन्हें कोई लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा बीच में मिलता तो वे यह भी सोचते कि कहीं इस लकड़ी और पत्थर से टकरा कर किसी को चोट न लगे, इसलिए वो उसे रास्ते से हटा देते। रास्ता अगर उन्हें उबड़ खाबड़ लगता उसे भी वो समतल कर देते। जहाँ कहीं भी इस तरह के नाले होते, नदियाँ होती, वहाँ पर भी उन्होंने पुल बनाना शुरू कर दिया था, ताकि आसानी से जो बड़े बूढ़े हैं वो उस नदी को या नाले को पार कर सके। इसके साथ ही साथ जरूरत के हिसाब से तालाब भी खोदते ताकि उस गांव में पानी की कमी न रहे। उस गांव का हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना हो सकता वो दान देता ताकि गांव की और तरक्की की जा सके। इस प्रकार कुमार के अच्छे स्वभाव के कारण गांव के लोगों की आदतें बदल गईं, उनका स्वभाव भी धीरे धीरे बदल गया। आगे है, इस तरह दिन बीतने लगे। गांव का मुखिया यह देखकर परेशान था कि पहले गांव के जो लोग निकम्मे, बदमाश, शराब पीने वाले और उल्टे सीधे काम करने वाले थे, वह कुमार के साथ रहने के कारण अब ना तो शराब पीते हैं और ना ही जीव हत्या करते हैं। मुखिया सोचने लगा कि पहले इन गांव वालों के गलत काम करने पर जुर्माना करके कुछ आमदनी हो जाती थी, लेकिन अब यह संभव नहीं क्योंकि सभी गांव वाले भले मानस हो गए हैं। अब यहाँ पर
एक जो दुष्ट व्यक्ति था वो था उस गांव का मुखिया। गांव वालों में आए इस बदलाव को देख करके वो खुश नहीं था बल्कि बहुत परेशान था, क्योंकि गांव के लोग जब पहले निकम्मे थे, बदमाशी करते थे, बुरी आदतों में पड़े हुए थे, उल्टे सीधे काम करते थे, तो वो मुखिया जो था वो उन पर जुर्माना लगाता था, फाइन लगाता था, और ये जो फाइन था वो उस मुखिया को देना पड़ता था। इससे मुखिया की अच्छी आमदनी हो जाती थी। आमदनी का मतलब है इनकम हो जाती थी, और इससे उसका फायदा ही होता था। लेकिन जब से गांव वालों ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी, अपने व्यवहार को बदल लिया, तब से ये मुखिया जो है वो सोच में पड़ गया और वो यही देखने लगा अब जो गांव वाले हैं वो पहले की तरह नहीं रह गए हैं, बल्कि उनमें बहुत बदलाव आ गया है। तो आइए देखते हैं ये मुखिया आगे क्या करता है। मुखिया गांव वालों को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं इन लोगों की शिकायत राजा से कर देता हूँ। और यह सोचकर मुखिया राजा के पास गया। मुखिया ने राजा से कहा कि महाराज, गांव के सभी आदमी चोर हो गए हैं और इनका उपद्रव बहुत बढ़ गया है। जल्दी ही कुछ उपाय न किया गया तो इन गांव वालों से बचना मुश्किल है। राजा ने तुरंत ही उन चोरों को हाजिर करने के लिए कहा। यहाँ पर मुखिया जो है गांव वालों की शिकायत करना चाहता था, वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो राजा के पास गांव वालों की शिकायत लेकर के गया और उसने राजा से यही कहा कि गांव के लोग जो हैं वो और अधिक बदमाश हो गए हैं, चोरी करने लगे हैं और बहुत ज़्यादा उपद्रव करने लगे हैं, मतलब बहुत सारे गलत काम करने लगे हैं। उनके गलत काम जो है दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि जल्दी ही आपने कुछ नहीं किया तो इन गांव वालों से बचना हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों से कहा कि जो लोग इस तरह के काम में लगे हुए हैं उनको तुरंत यहाँ पर राज दरबार में हाजिर किया जाए। तो आइए देखते हैं क्या होता है आगे। मुखिया कुछ गाँव वालों को बांधकर राजा के दरबार में ले आया। राजा ने उन गांव वालों से ना तो कुछ पूछा और ना ही कुछ कहा, बस अचानक हुक्म सुना दिया कि इन गांव वालों को हाथी के पैर से कुचलकर मार दिया जाए। अब यहाँ पर मुखिया जो था वो यही चाहता था कि गांव वालों को सजा मिले। उसने तुरंत ही कुछ गांव वालों को बांध करके राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने गांव वालों से न तो उनके जुर्म के बारे में कुछ पूछा, न ही किसी और तरह की बातचीत उनसे की। बस अचानक से ये हुक्म दे दिया कि जल्दी ही इन गांव वालों को हाथी के पैरों से कुचल कर मार दिया जाए, मतलब कि उन्हें मृत्यु की सजा राजा ने सुना दी। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। राजा के हुक्म के अनुसार महल के बड़े से आंगन में उन्हें लिटा दिया गया और एक बड़ा हाथी वहां मंगवाया गया। इन गांव वालों में एक कुमार भी था। कुमार ने सभी को पुकारा और कहा कि यह बिल्कुल सही है कि राजा हम पर अन्याय कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में यह हाथी भी हम लोगों को मार डालेगा, लेकिन फिर भी तुम सभी राजा पर क्रोध मत करना। यहाँ पर राजा ने जैसे ही हुक्म दिया कि इन सभी को हाथी के पैरों के तले कुचलकर मार दिया जाए, उन सभी को महल के बड़े से आंगन में लिटा दिया गया और तभी वहां पर एक हाथी को भी मंगवाया गया। अब इन सभी गांव वालों में कुमार भी शामिल था। कुमार ये सारी चीजें देख रहा था। उसने पुकार करके सभी लोगों से कहा, जिन लोगों को ये सजा मिलने वाली थी, कि ये बिल्कुल सही है कि ये जो राजा हमारा है वो हम पर बहुत ज्यादा अन्याय कर रहा है और हो सकता है थोड़ी देर में ये जो हाथी है वो तुम सभी को कुचल करके मार भी डाले, लेकिन फिर भी राजा के प्रति तुम्हारे मन में क्रोध की भावना नहीं आनी चाहिए। ऐसी सलाह उसने गांव वालों को दी। आइए देखते हैं गांव वाले कुमार की सलाह मानते हैं या नहीं। कुमार ने आगे कहा, जिस तरह हमें स्वयं का शरीर अच्छा लगता है और हम इस शरीर से प्रेम करते हैं, राजा से भी हमें वैसा ही प्रेम करना चाहिए। गांव वालों ने कुमार की बात मान ली और वैसा ही किया। आगे कुमार ने गांव वालों को समझाते हुए यह कहा कि हमें अपना शरीर जो है वो सबसे प्रिय होता है, उसी प्रकार हमें अपने राजा से भी प्रेम करना चाहिए। गांव वालों पर कुमार के स्वभाव का इतना ज्यादा प्रभाव था कि कुमार की सारी बातें वो मानने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। आगे कहानी में यह बताया गया है कि हाथी के ऊपर बैठे महावत ने गांव वालों को कुचलने के लिए हाथी को आगे बढ़ाया, लेकिन हाथी आगे बढ़ने की बजाय चिल्लाकर पीछे लौट आया। इसके बाद दूसरा हाथी मंगवाया गया, उसने भी वैसा ही व्यवहार दिखाया। उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, आगे कई हाथी बुलाए गए पर एक भी हाथी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, सभी पीछे लौट आते। अब बच्चों, यहाँ पर हाथी को कंट्रोल करने के लिए जो उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा होता है उसे महावत कहा जाता है। और यह महावत जो है जब हाथी को लेकर के सामने आया और उसने गांव वालों को कुचलने के लिए हाथी को आगे बढ़ने का संकेत दिया, तो हाथी आगे बढ़ने की बजाय चिंघाड़ते हुए वह पीछे लौट आया। इसके बाद चूंकि राजा का हुक्म था कि इन लोगों को हाथी के पैरों के तले कुचलना है, तो तुरंत ही दूसरे हाथी को मंगवाया गया,
लेकिन दूसरा हाथी जो था उसने भी बिल्कुल इसी तरह का व्यवहार दिखाया। देखते ही देखते तीसरा, चौथा और भी कई हाथी बुला लिए गए, लेकिन किसी भी हाथी ने उन गांव वालों को कुचलने के लिए अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। अब ये जो थी ये बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली घटना थी। ऐसा पहले कभी भी लोगों ने दरबार में नहीं देखा था। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। राजा यह सब देख रहा था। उसने कहा, ऐसा लगता है कि इन गांव वालों के हाथ में कोई दवा है, इनके हाथों को देखा जाए। राजा की आज्ञा से गांव वालों के हाथों को अच्छे से देखा गया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अंत में उन्होंने राजा से कहा कि गांव वालों के हाथों में कुछ भी नहीं है। राजा भी ये सारी घटना देख रहा था। राजा को भी बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हाथी आखिर महावत का जो हुक्म है वो क्यों नहीं मान रहा है। तभी राजा को लगा कि जरूर गांव वालों ने अपने हाथों में कोई जड़ी बूटी रखी होगी और उस दवा के प्रभाव से ही ये जो हाथी है वो गांव वालों के पास नहीं जा रहा है। राजा ने आज्ञा दी कि तुरंत ही गांव वालों के हाथों को देखा जाए। उनके हाथों में कोई दवा तो नहीं है, लेकिन जब गांव वालों के हाथों को देखा गया तो गांव वालों के हाथों में कुछ भी नहीं मिला। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि लगता है यह गांव के लोग मंत्र तंत्र जानते हैं। राजा ने स्वयं ही उन लोगों से पूछा कि क्या तुम लोग कोई मंत्र तंत्र जानते हो? गांव वालों ने जवाब दिया कि हमें कोई मंत्र तंत्र नहीं आता। हम लोग केवल जीव हत्या नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, दूसरों की चीज नहीं लेते, सभी को अपना मित्र समझते हैं, जितना हो सके दान करते हैं, आम लोगों के लिए तालाब और घर बनवा देते हैं। इस तरह से सिर्फ दूसरों की भलाई करने का मंत्र जानते हैं और कोई मंत्र हमें नहीं आता। अब जब राजा ने यह देखा कि उनके हाथों में किसी तरह की दवा भी नहीं मिली, तो राजा ने गांव वालों से पूछा कि लगता है तुम्हें किसी तरह का मंत्र तंत्र आता है, मतलब कि तुम कोई जादू जानते हो जिसके प्रभाव के कारण ही ये जो जानवर है वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। राजा ने स्वयं ही गांव वालों से पूछा कि क्या तुम लोग कोई जादू टोना जानते हो, क्या तुम्हें कोई मंत्र तंत्र आता है? गांव वालों ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया कि हमें किसी भी तरह का मंत्र तंत्र या जादू टोना नहीं आता। गांव वालों ने कहा, हम तो केवल जीव हत्या नहीं करते, कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी की चीज नहीं छीनते, सभी को अपना मित्र समझते हैं, जितनी भी हमारी हैसियत है उसके हिसाब से हम दान पुण्य करते हैं, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए तालाब बना देते हैं, घर बनवा देते हैं, इसी तरह की भलाई का काम हम करते हैं। इसके अलावा हमें कोई मंत्र तंत्र या किसी तरह का जादू टोना हमें नहीं आता। इस तरह से बहुत ही सरलता के साथ गांव के लोगों ने राजा को जवाब दिया। आगे है, राजा गांव वालों की बातें सुनकर खुश हो गया। राजा को यह समझ में आ गया कि मुखिया झूठ बोल रहा है। उन्होंने उस दुष्ट मुखिया की सारी जमीन जायदाद ले ली और उसे उस गांव से निकाल दिया। राजा ने पुरस्कार के रूप में कुमार तथा उसके साथियों को उनका गांव और वह बड़ा हाथी दे दिया। तो बच्चों, यहाँ पर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। राजा ये समझ चुके थे कि ये जो हाथी है वो जानवर होते हुए भी इन मनुष्यों के स्वभाव को पहचान गया था और इसीलिए वो इन मनुष्यों को कुचलने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। राजा यह भी समझ चुका था कि ये जो दुष्ट मुखिया है उसने सारी झूठी और गलत बातें गांव वालों के बारे में उनसे कही थी। इसकी सजा उसने मुखिया की सारी जमीन छीन करके और उसकी जायदाद लेकर के उसे दी और साथ ही साथ मुखिया को उस गांव से भी निकाल दिया। राजा ने गांव वालों से खुश होकर के उन्हें पुरस्कार के रूप में पूरा का पूरा गांव उन्हें दे दिया और उस बड़े हाथी को भी उपहार के रूप में उन गांव वालों को भेंट कर दिया। तो बच्चों, इस तरह से एक अच्छे व्यक्ति के कारण पूरे गांव के लोगों का स्वभाव बदल गया, उनकी आदतें बदल गई और इतनी बड़ी मुसीबत से वो निकल पाए। तो बच्चों, आशा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी कहानी मंत्र तंत्र का सरल भावार्थ आप सभी को भली भांति समझ में आ गया होगा। पाठ्य पुस्तक कहानी संचय के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आगे अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।